नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। विश्व स्वास्थ्य संगठन फेस मास्क को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि उसने परिस्थितियों और कुछ शोध के आधार पर अपने पुराने दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव किया है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने कहा कि हमने नए दिशा निर्देश उपलब्ध प्रमाणों की समीक्षा करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट सिविल सोसाइटी समूहों के सुझाव के आधार पर तैयार किए हैं। सभी देशों की सरकारें आम जनता को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करें। जहां संक्रमण ज्यादा है वहां के लोगों को हर हाल में मास्क पहनना चाहिए। कपड़े का मास्क गीला होने पर बदला ना जाए तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी और हाथों को समय पर धोना भी बेहद जरूरी है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक का इस्तेमाल भ्रामक जानकारी फैलाने और भड़काऊ बयान देने के लिए नहीं करने देना चाहिए। ये वे वैज्ञानिक हैं जिन्हें शोध के लिए सोशल मीडिया कंपनी के संस्थापक मार्क जकरबर्ग वित्तीय मदद उपलब्ध करा रहे हैं। अमेरिका के एक अग्रणी शोध संस्थान के 60 प्रोफेसरों समेत अन्य शोधकर्ताओं ने फेसबुक के सीईओ को पत्र लिखा था, जिसमें मांग की गई थी कि भ्रामक जानकारी और भड़काऊ भाषा के इस्तेमाल पर सख्त नीति अपनाई जानी चाहिए। जकरबर्ग को लिखे पत्र में प्रोफेसर्स ने कहा था कि भ्रामक जानकारी और भड़काऊ भाषा जो लोगों को नुकसान पहुंचाती हो उस पर सख्त नीति बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। इस समय ऐसा करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नस्लीय हिंसा को लेकर हालात बहुत ही ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। वहीं भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि चीन सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए हल करने पर राजी हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने यह माना है कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि सीमा पर शांति और दोस्ताना माहौल रहे। बता दें कि लद्दाख में पैंगोंग झील के पास आईटीबीपी कैंप के सामने चीनी सैनिकों ने पिछले कुछ महीने से अपना ठिकाना बनाया है। इस मुद्दे को लेकर भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। भारत ने दो टूक कहा कि लद्दाख क्षेत्र में पुरानी स्थिति लौटनी चाहिए और चीनी सैनिकों को हर कीमत पर पीछे लौटना पड़ेगा। रूस में एक पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल बाहर फैल जाने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल की घोषणा कर दी है। तेल रिसाव की वजह से राष्ट्रपति ने रूस के सबसे बड़े अमीर और कारोबारी पर नाराजगी जाहिर की। आर्कटिक क्षेत्र में तेल के रिसाव के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी कंपनी को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, क्या इस रिसाव की वजह से जो खर्चे बढ़े हैं आप सभी लागतों का भुगतान करेंगे? क्या वह सही है? आर्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ईंधन तेल फैलने पर लापरवाही के लिए उन्होंने उस कंपनी के मालिक को जिम्मेदार ठहराया और वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस रिसाव को नदियों और सागरों में जाने से रोकने की कोशिश में जो भी खर्च होगा वो उस कंपनी से ही वसूला जाएगा। चीन के प्रभाव में आकर अलग रास्ते पर निकले नेपाल के कदम अब लौटते दिख रहे हैं। नए नक्शे में भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जताने के बाद अब वह बातचीत की मेज पर आने लगा है। उसने दिल्ली से कहा है कि वह विदेश सचिवों के वर्चुअल मीटिंग को भी तैयार है। एक डिप्लोमेटिक नोट में नेपाल सरकार कहती है कि विदेश सचिव आमने सामने या वर्चुअल मीटिंग में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के मसले पर बात कर सकते हैं। पिछले महीने भारत ने कहा था कि कोरोना महामारी से निपटने के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला और नेपाली समकक्ष शंकर दास बैरागी इस मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कारण हालात बदतर होते जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत में लॉकडाउन की चिंता सताई जा रही है। सेना लगाने के बाद भी पाकिस्तान में कोरोना की रफ्तार दुनिया को हैरान कर रही है। बता दें कि पाक अब तक कोरोना के 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम इमरान खान ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण भारत में लोग भूखों मर रहे हैं। वहीं अमेरिका जैसे अमीर देश में लाइनों में खड़े लोगों को खाना दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हालांकि
पाकिस्तान में उतना नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पाक के हालातों पर इमरान खान ने कहा कि हम कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते हैं और ना ही लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। गरीब देशों में लॉकडाउन के कारण व्यापक तबाही हुई है। बता दें कि पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 30 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। पाकिस्तान स्थित अमेरिकी ब्लॉगर ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रहमान मलिक पर रेप का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने 2011 में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और एक अन्य पूर्व मंत्री पर बदसलूकी का आरोप लगाया। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने सिंथिया डीडीजी के आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वह इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि यह अपमानजनक है। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान गिलानी ने सवाल किया कि जब बदसलूकी हो रही थी तो वे क्या कर रही थी और पाकिस्तान में क्यों रह रही थी। यूसुफ रजा गिलानी ने आरोप लगाया कि वह राजनेताओं को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान आई हैं। वह उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत पाकिस्तानी राजनेताओं को बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है। गिलानी ने कहा कि उन्हें राजनेताओं को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से खाली कराने के लिए साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर 3 साल से डेरा जमाए बैठे अलगाववादियों को हटाने के लिए चलाए गए इस अभियान को 36 साल पूरे हो चुके हैं। 36 साल पूरे होने पर ब्रिटेन के बाद कनाडा की संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी। कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी से भारतीय मूल की सांसद रूबी साहूता ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। कनाडा की संसद में रूबी ने कहा कि 36 साल पहले चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख इतिहास के सबसे काले समय में से एक है। उन्होंने कहा कि साल 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुआ हमला मेरी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। भारतीय मूल के सांसद ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि मैं सिख और प्रत्येक उस समुदाय के साथ खड़ी हूं जो अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन पर न्याय चाहते हैं। कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार में वर्चुअल रैली कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह अपनी पार्टी के लिए बिहार में पहली वर्चुअल रैली बिहार जनसंवाद को संबोधित किया। शाह ने कहा कि जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल प्रयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने को कहा, चाहे दिया जलाने को कहा, चाहे सेना के जवानों द्वारा आकाश से कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाने की बात की हो। ये सब पीएम की ही अपील थी। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं उनको ये मालूम नहीं कि ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है बल्कि ये देश को एक बनाने की मुहिम है। पहली वर्चुअल रैली के अंदर उपस्थित बिहार के सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले कोरोना की महामारी के अंदर जिन लोगों ने देश और विश्व में अपनी जान गंवाई है, वो सभी के परिवारजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कि जिनकी जान गई है वो सभी को अपने शरण में ले और चीर शांति उनको प्रदान करें। जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप जल्दी जंग लड़कर वापिस आइए और आत्मनिर्भर भारत की लड़ाई के अंदर जुड़कर विश्व के अंदर भारत को प्रस्थापित करने का प्रयास करिए। और वो करोड़ों कोरोना वॉरियर को भी मैं सलाम करना चाहता हूं कि जिनके परिश्रम के कारण, जिनके बलिदान के कारण, जो अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का व्रत हाथ में लिए हुए हैं, वो हजारों स्वास्थ्यकर्मी, लाखों पुलिसकर्मी और जो अपनी अपनी जगह पर सेवा का भेख लेकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी को मैं मन से
सलाम कर कर उनके समर्पण और सेवा को एक्नॉलेज करना। अयोध्या में सोमवार से रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे, लेकिन केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। इसी कड़ी में कल से अयोध्या में रामलला के दर्शन भी किए जा सकेंगे। राम जन्मभूमि के मुख्य मार्ग पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोले भी बना दिए गए हैं। इसके साथ ही भक्तों को मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जैसे सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ये जो प्रतिबंध लगा है, इसके लिए मंदिर का खुलना न खुलना दोनों बराबर है। हाँ, रही बात की दर्शनार्थी अपने जाएंगे, दूर से दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद अपना फिर वापस हो जाएंगे। लेकिन जो मंदिरों की व्यवस्था है, जो विधि विधान है, उसमें जो दर्शन करने जाए अपनी इच्छा अनुसार, जो श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार उसको चढ़ावा करे और वो उनकी जो भावना है कि हमको मंदिर में दर्शन करें तो हमको चरणामृत तो प्रसाद मिले, तो ये भावनाएं जो विचारधाराएं हैं वह रोकी गई है। केवल 5 लोग का जत्था बना करके 5 के बाद 5 ऐसे जाते रहेंगे, दूरी बना करके, और वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद चलेंगे। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के रेबिन गांव में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फोर्सेज को खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि इस इलाके में आतंकवादी छिपे हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिनों में सुरक्षा बलों ने 10 आतंकवादियों को ढेर किया है। 5 जून को राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर किया था। यह आतंकवादी उस ग्रुप का हिस्सा था जो कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते शोपिया होते हुए कालाकोट आया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक कश्मीर घाटी में जारी ऑपरेशन से भागकर ये आतंकी जम्मू सेक्टर में पहुंचे थे। कल शाम में एसपी शोपियन को खबर मिला था कि रेवन विलेज में 5 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, सीआरपी, आर्मी तीनों मिलकर रात में कॉर्डन डाल दिया और मॉर्निंग में जब सर्च शुरू किया तो मिलिटेंट ने फायर किया हमारे पार्टी पर। फिर जवाबी कार्रवाई में आर्मी, सीआरपी, पुलिस ने फायर किया और इनकाउंटर के दौरान 5 आतंकवादी मारे गए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने की खातिर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बस्ती का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान की समीक्षा की। इसके बाद वह अधिकारियों को निर्देश देने के बाद दिन में ही दौरे पर भी निकल गए। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे बस्ती पहुंचे। उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उसके बाद मुख्यमंत्री जिला अस्पताल और मुंड्रेरवा के L1 हॉस्पिटल में जाकर कोरोना संक्रमित मरीजों से मिले और उनका हालचाल पूछा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने भी केरल के साइलेंट वैली जंगल में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले का संज्ञान लिया है। एनजीटी ने इस मामले में एक समिति गठित की है और उसको मामले में कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि कथित तौर पर स्थानीय लोगों की ओर से पटाखों से भरे अनानास को खिलाने के चलते हुए विस्फोट से हथिनी घायल हो गई थी। बाद में 27 मई को वेलियार नदी में उसने दम तोड़ दिया था। लॉकडाउन के दौरान मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर सोनू सूद की देश भर में जमकर तारीफ हुई, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना के नेता संजय राउत को यह प्रशंसा पच नहीं पा रही है। उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में महात्मा सूद की तारीफ पर सवाल उठाते हुए कहा कि कितनी चतुराई के साथ किसी को एक झटके में महात्मा बनाया जा सकता है। राउत ने सोनू सूद के कामों की तारीफ पर निशाना साधते हुए अपने कॉलम रोक टोक में कहा कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम का एक नया महात्मा तैयार हो गया। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा, कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने लाखों प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में उनके घर पहुंचाया, अर्थात केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस कार्य के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी महात्मा सूद को शाबाशी दी। सड़क पर उतर के उसने एक रोल अदा किया है। मैंने इतना ही कहा
कि फिल्मी पर्दे पर एक अलग डायरेक्टर होता है और जो काम उसने किया है बढ़िया काम है, उसके लिए एक पॉलिटिकल डायरेक्टर हो सकता है। ये मेरी भूमिका है। ये लोगों के मन की भावना जो लोगों ने मेरे पास बार बार व्यक्त की थी, वो मैंने आज सामना के माध्यम से आप तक पहुंचाया। इस कोरोना की लड़ाई में, इस जंग में ऐसे बहुत से घटक हैं जिसने पर्दे के पीछे रहकर भी अच्छा काम किया है, बड़ा काम किया है। लोग शहीद हो गए, डॉक्टर है, नर्सेस है, बीएमसी के हमारे अधिकारी है, पुलिस है। 100 से भी ज़्यादा पुलिस मुंबई में शहीद हो गए। तो उनके बारे में भी हमारे मन में संवेदना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में, लाखों की तादाद में पैदल जा रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे अपने स्टेट में हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी खाने की, पीने की, रहने की राज्य सरकार भी कर रही थी, बहुत से एनजीओ कर रही। और इसी बीच कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर। राज्य में 24 घंटे में 239 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में अब संक्रमितों की संख्या 5452 हो गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा कर्नाटक में भी हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। राज्य में 24 घंटे में 239 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कर्नाटक में संक्रमितों की संख्या 5452 हो गई है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर राज्य से रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं और लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश भर की अगर हम आपको जानकारी दें तो लगभग 2.5 लाख कोरोना संक्रमित इस समय देश में ये आंकड़ा जो है इस समय हो चुका है। कर्नाटक की अगर हम यहाँ बात करें तो कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटे में 239 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में अब संक्रमितों की संख्या 5452 हो चुकी है। ये स्थितियां वाकई में बेहद चिंताजनक है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह तक एक्टिव केस की संख्या राज्य में 2605 है और कुल 7606 मरीज ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,385 है। ये हमने जो टेस्ट ज़्यादा किए और जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने ही पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे। और पॉजिटिव केसेस आना कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है कि राजस्थान की रिकवरी रेट 73.24% है, जो कंट्री की सबसे ज़्यादा है। अगर 10,385 आदमी पॉजिटिव हुए अब तक, तो 7,606 लोगों को रिकवर भी किया है, ठीक होके घर चले गए वो। कुल मिला के जो हमारा डबलिंग का डेज है वो 21 दिन है। हमारा जो मृत्यु का प्रतिशत है वो भी 2.25 है, जो 3-4 राज्यों की मृत्यु दर के बराबर है। बाकी जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ की मृत्यु दर तो कहीं ज़्यादा है, राष्ट्रीय औसत भी कहीं ज़्यादा है। आज प्रति 10 लाख अगर टेस्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत जो आ रहा है 3,342 है, और प्रति 10 लाख में जो औसत हमारे टेस्ट हो रहे हैं राजस्थान में वो है 6,412। हमारे से 2 राज्य आगे हैं टेस्टिंग में, एक तमिलनाडु और एक दिल्ली। बाकी पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। हाईएस्ट टेस्टिंग हमारी हो रही है। अब तक करीब 5 लाख टेस्ट हम कर चुके हैं। इसी बीच केरल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से जुड़ी हुई केरल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज पर। राज्य में 107 नए मामले सामने आए हैं। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 1095 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। केरल में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि केरल में बीच में पूरी तरह से ये जो कोरोना संक्रमित मामले हैं ये खत्म हो गए थे, किसी भी तरह के कोई मामले सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से फिर से नए मामले जो हैं
में दर्ज किए जाने लगे हैं। अब 107 नए मामले फिर से सामने आए हैं। लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि जो केरल की सरकार है उन्होंने अंदेशा भी जताया है कि कहीं राज्य में कम्युनिटी स्प्रेडिंग तो नहीं हो रहा है। इसके लिए अब टेस्ट भी किया जाएगा। अब राज्य में एक बार फिर 107 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। लगातार केरल में नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बीच में केरल कोरोना मुक्त हो गया था, किसी तरह के मामले दर्ज वहां नहीं किए जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से फिर से मामले आना शुरू हो गए हैं। और केरल ही वो राज्य है जहां सबसे पहले कोरोना का पहला मामला सामने आया था और आज एक बार फिर 107 नए मामले सामने आए हैं, जिसने केरल सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में 10 जून से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार 70% कोरोना सेस वापस ले रही है। बता दें कि लॉकडाउन 3.0 के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री शुरू हुई थी और 4 मई को शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी थी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां भी उड़ाई गई थी और यहां तक कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, जिसके चलते केजरीवाल सरकार ने 5 मई से दिल्ली में शराब पर 70% कोरोना सेस लगाने का फैसला किया था। लेकिन अब दिल्ली सरकार अपना ये फैसला वापस ले रही है। यूपी के अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। परिसर में चल रहे समतलीकरण के बाद फाउंडेशन बनाए जाने की तैयारी को लेकर L&T कंपनी के अधिकारियों ने परिसर में डेरा डाल दिया है। बता दें कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया के लिए परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन परिसर में स्थित प्राचीन कुबेर टीला पर होगा, जहाँ भगवान शिव विराजमान है। 10 जून को महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन को आरंभ करेंगे, जो सुबह 8 बजे से शुरू होकर 2 घंटे तक किया जाएगा। इसके बाद मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ओडिशा के बेहरामपुर में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मजदूर को कथित तौर पर क्वारंटीन सेंटर में एंट्री नहीं मिली तो वो मजबूरन जंगल में सोने को मजबूर हो गया। उसने अपने क्वारंटीन के लिए 2 दिन जंगल में बिताए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जानकारी के मुताबिक चेन्नई से आने के बाद वो पुलिस और फिर ब्लॉक पर गया था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद वह पास के ही जंगल में चला गया और वहीं पर पत्ते जमा कर सो गया। 4 तारीख में यहाँ चेन्नई से यहाँ पर आया था, लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको कोऑपरेट नहीं किया। वो पुलिस स्टेशन ब्लॉक ऐसे बीच में दौड़ रहा था, कोई भी नहीं पूछा। उसके बाद वो स्थानीय सरपंच के पास गया, वो भी उसको नहीं पूछा, बोला चला जा तेरा गाँव में। वो ऐसे घबराहट होकर गाँव में आया, गाँव में घुसने नहीं दिया। उसके बाद वो जंगल में चला गया। ये उसके लिए ये तकलीफ का बात है, जरूर तकलीफ का बात ले। और देश जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरीका से काम नहीं कर रहा है। बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी की वर्चुअल रैली के खिलाफ राजद ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। इसी सियासी घटनाक्रम पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने राजद पर जोरदार हमला बोला है। कुछ होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ, उसमें हम देख रहे हैं कि कैदी बजा रहा थाली। इन लोग थाली बजाकर लोगों को बताएं कि इतने कम उम्र में इतना अपार संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। पूरे देश में प्रत्येक प्रांत में इनका जमीन जायदाद कहाँ से आया। नौकरी के नाम पर ये जमीन रजिस्ट्री करा, ये थाली पीट के बजाय। देखिए आने वाला चुनाव जो इन लोग उसको मुद्दा विहीन लोग हैं। आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो दिल्ली प्रवास कर गए थे, और जब विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा ये लोग छाती पीटेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि जो एक तरह से पहली रैली है एनडीए की, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं नीतीश जी नहीं दिख रहे हैं। क्या आप लोग रहेंगे, वो सुनेंगे अमित शाह को? नहीं, देखिए हम लोग का गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। हर दल को अपना अधिकार है अपने स्तर से काम करने का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी काम कर रहे हैं। ये तो कोरोना संकट में जो जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, अब चुनाव का समय आ गया, हमारे लोग भी एक्टिव है। निश्चित तौर पर हर दल का अधिकार है ये रैली करने का। अपने केरल के तिरुवनंतपुरम का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर लोगों के लिए 9 जून से खुल रहा है। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि हम केंद्र और राज्य सरकारों की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कर रहे हैं। हम लाइन लगाने के लिए वर्चुअल सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं।
हरियाणा के अंबाला में बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। अंबाला से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया अंबाला पहुंचे और जनसंपर्क अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। वहीं कटारिया ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी बेहतर है। इस दौरान रतन लाल कटारिया ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी आज सारे भारतवर्ष में जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर जनसंपर्क करते हुए लोगों से मिलेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके अंतरंग मित्र दल कोरोना के इस संकट काल में देश को कोई सही सुजेशन देने की बजाय जहरीला प्रचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को निशाना बनाकर उन पर हमला बोलते हैं, लेकिन देश में कोई देश दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।